आपको लिए चलते हैं रांची, जहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। कौन है? सोहराबुद्दीन प्रजापति केस में जो सीबीआई कोर्ट की टिप्पणी आई है और किस तरह यूपीए के शासन में कांग्रेस पार्टी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी को जब गुजरात के सीएम थे तो फंसाने की कोशिश की। एक मुठभेड़ के मामले में सोहराबुद्दीन शेख, तुलसीराम प्रजापति और कौसर बी की कथित तौर पर हत्या के मामले में आदेश में जो कहा गया है कि सीबीआई की पूरी जांच में किसी तरह नेताओं को फंसाने की एक कहानी गढ़ी गई थी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसजे शर्मा ने सीबीआई पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरी जांच किसी तरह राजनेताओं को फंसाने के क्रम में गढ़ी गई कहानी पर केंद्रित थी। सीबीआई ने किसी तरह साक्ष्य तैयार किया और आरोप पत्र में गवाहों का बयान आपराधिक दंड प्रक्रिया की धारा 161 या धारा 164 के तहत दर्ज किया गया झूठा बयान पेश किया गया। विशेष न्यायाधीश शर्मा जी ने कहा कि यह साफ प्रतीत होता है कि सीबीआई सच का पता लगाने से कहीं ज़्यादा पहले से गढ़ी हुई कहानी को सही ठहराने की कोशिश में जुटी थी। 13 साल पुराने हाई प्रोफाइल मुकदमे में 21 दिसंबर को आए फैसले के मामले में सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया गया, जिसमें गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के 21 पुलिसकर्मी शामिल हैं। फैसले में सीबीआई की आलोचना करते हुए सीबीआई कोर्ट ने ये बताया कि जांच में गवाहों के गलत बयान रिकॉर्ड दर्ज किए गए और एजेंसी सच का पता लगाने के बजाय कुछ और कर रही थी। न्यायाधीश ने कहा कि सीबीआई जैसी प्रमुख एजेंसी किसी तरह राजनेताओं को फंसाने के लिए गढ़ी हुई कहानी पर काम कर रही थी और उसने कानून के अनुसार जांच करने के बजाय वही किया जो उसको लक्षित कहानी के लिए करना जरूरी था। जो इनकाउंटर हुआ था वो असली था। सवाल यह कि यदि इनकाउंटर फर्जी था तो इसमें कोई गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश तक की पुलिस को कैसे मैनेज किया गया। स्पष्ट है कि जांच को इस दिशा में जानबूझकर मुड़वाया गया ताकि उसका झूठा आरोप श्री अमित शाह और कुछ ईमानदार पुलिस अधिकारियों पर मढ़ा जा सके। आतंकियों को अगर नहीं मारा जाता तो गुजरात दूसरा कश्मीर बनता है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का मानना है कि यदि इन आतंकियों को फर्जी इनकाउंटर नहीं होता तो गुजरात देश का दूसरा कश्मीर बन जाता। क्या इसका इंतजार किया जाता कि आतंकी अपने मंसूबों में सफल हो जाए और हम बस आतंकी घटनाओं की निंदा करते रहें। अपने शासन वाले महाराष्ट्र के थाने में सोहराबुद्दीन खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बावजूद कांग्रेस सीबीआई के जरिए
सोहराबुद्दीन शेख इनकाउंटर को फर्जी साबित करने में लगी रही और इसके लिए उसने सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया। सोनिया और मनमोहन सरकार की साजिश थी कि श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को प्रताड़ित करना। इसी तरह इशरत जहां मामले में भी तत्कालीन सोनिया मनमोहन सरकार ने भाजपा को बदनाम करने की साजिश रची थी, जबकि इशरत जहां का नाम लश्कर-ए-तौयबा के वेबसाइट पर भी था। इशरत की पूरी सच्चाई मुंबई 26/11 के आरोपी आतंकी डेविड कोलमैन हेडली ने अपने बयान में ही बता दिया। स्पष्ट है कि तत्कालीन कांग्रेस संचालित यूपीए सरकार किस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण व वोट बैंक के लिए आरोपी आतंकवादी इशरत जहां और सोहराबुद्दीन शेख के लिए आंसू बहाते हुए ईमानदार एवं कर्मठ पुलिस अधिकारियों व गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इनकाउंटर करने में जुटी हुई थी। कांग्रेस गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को फंसाने के लिए एक खतरनाक अपराधी के नाम पर राजनीति तब भी कर रही थी, आज भी कर रही है, क्योंकि आतंकियों का महिमा मंडन कांग्रेस का स्वभाव है। आतंकी को फांसी रोकने के लिए आधी रात को अदालत का दरवाजा खटखटाना, आतंकी के मौत पर रात भर सोनिया गांधी का आंसू बहाना, अपनी सरकार बनाने के लिए खुलेआम पाकिस्तान की मदद मांगना, आतंकियों को शांतिदूत बताना, अपने आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बताना कांग्रेस के ऐसे उदाहरण हैं, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। और ये साबित हो गई कि यूपीए के शासनकाल में किस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब अमित शाह जी गुजरात के गृह मंत्री थे, तो इस फर्जी इनकाउंटर में सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए कहानी गढ़कर उनको फंसाने की कोशिश की थी। लेकिन इस देश का न्यायपालिका ने सच का सच और झूठ का झूठ का फैसला दे दी और इस तरह देश की जनता को श्रीमती सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए और क्षमा भी हमारा देश का स्वभाव है। तो श्रीमती सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि वो देश से माफ़ी मांगे। किस तरह हमारे नेताओं को ये फंसाने की साजिश का पर्दाफाश सीबीआई के विशेष न्यायालय ने कर दी है। धन्यवाद। सर, जब प्रधानमंत्री जी पूरे देश को संबोधित किए, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस 95 मिनट का चला, सभी चैनल। उन्होंने जो दावे किए कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता जनार्दन रहेगी, झारखंड के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या महसूस करते हैं? मैं कल जमशेदपुर में प्रेस के साथियों से भी यही वर्ड किया था कि हमें ठगबंधन, महागठबंधन को भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। हम अपने झारखंड की जनता और अपने झारखंड के मेहनतकश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पर जिस तरह 2014 के लोकसभा चुनाव में 14 में 12 जीते थे, इस बार हमारे कार्यकर्ता और मेहनत कर रहे हैं और इन 4 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाएं राज्य सरकार ने अक्षरशः गांव, गरीब, किसान, महिलाओं, नौजवान के लिए उन योजनाओं को पहुंचाने का काम की, जिसके फलस्वरूप
14 का 14 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 60+ विधानसभा भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीतेगी। इसमें कोई शंका शुबा नहीं है। और आप देख रहे हैं यहाँ के गठबंधन की राजनेताओं का चरित्र दिन प्रतिदिन उजागर होता जा रहा है। ये जो व्यक्तिवादी, सत्ता लोलुप और अवसरवादी गठबंधन का और ये जनविरोधी जो गठबंधन के नेताओं का चरित्र हम और आपके माध्यम से मैं भी देख रहा हूँ किस प्रकार ये गठबंधन, ये जो लूट कर ले गठबंधन 10 वर्ष के यूपीए शासन को भी देखे, वो भी गठबंधन लूट का गठबंधन था और इस देश को भ्रष्टाचार के मकर जाल में कांग्रेस और यूपीए ने, इसी तरह 14 वर्ष की इस राजनीति को देखो, यहाँ भी कांग्रेस ने गंदी राजनीति की। कोई भी चलने वाली सरकार को ये पार्टी अपनी स्वार्थ के लिए सरकार को कांग्रेस पार्टी ने गिराने और बिगाड़ने की खेल खेलती रही और अभी भी वही खेल झारखंड में कांग्रेस फिर खेलना चाहती है, देश में फिर खेलना चाहती है। लेकिन झारखंड की जनता, देश की जनता परिपक्व जनता है। इस देश को लूटने का, इस राज्य को लूटने का न देश की जनता देगी, न कांग्रेस, न राज्य की जनता देगी। ये लुटेरा कांग्रेस, ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस, ये झूठा आरोप लगाने वाला कांग्रेस को अब देश की जनता, हमारी राज्य की जनता किसी तरह स्वीकार नहीं करेगी।